फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स अप्रैल फर्स्ट वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। हमारी फर्स्ट न्यूज है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। ये सेमिनार किसके ऊपर था? तो मेट्रोलॉजिकल एंड ओशनोग्राफिक सेमिनार था। इस सेमिनार का नाम था मेगायान 2024। मेगायान 2024। ये सेमिनार का आयोजन स्कूल ऑफ नवल ओशनोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी एंड इंडियन नवल मेट्रोलॉजिकल एनालिसिस सेंटर, ये तो संस्था के द्वारा किया गया था। और ये आयोजन, इस सेमिनार का आयोजन, मेगायान 2024 का आयोजन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे जब हम 23 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं तब इस इवेंट का आयोजन किया गया था, बराबर ना। अभी ये इवेंट मेगायान 2024 किसके तरह आयोजित किया गया था और कब आयोजित किया गया था, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब सेलिब्रेट करते हैं, ये सब स्टेटिक क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर क्या डिक्लेयर किया गया, क्या अनाउंस किया गया, उसके बारे में बात करते हैं। तो इस इवेंट के दौरान इंद्रा एप्लीकेशन का लॉन्च किया गया। इंद्रा एप्लीकेशन, इंद्रा का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? इंडियन नवल डायनेमिक रिसोर्स फॉर द वेदर एनालिसिस। इंडियन नवल डायनेमिक रिसोर्स फॉर वेदर एनालिसिस नाम से पता चलता है कि इस एप्लीकेशन का यूज कहाँ पे होगा? वेदर को एनालाइज करने में होगा, बराबर है। वेदर को एनालाइज करके ये एक डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा फार्मर को कि अभी रिसेंट कौन सा एटमॉस्फेयर चल रहा है और क्या करना चाहिए इस एटमॉस्फेयर के अंदर, और आने वाला सिचुएशन कैसा होगा, कैसे एक्शंस लेने हैं, बराबर ना। उसके ऊपर फार्मर को डायरेक्ट करेगा ये एप्लीकेशन, बराबर ना। राइट। तो न्यूज, recently Indian Naval Dynamic Resource for the Weather Analysis application was launched as a part of the World Meteorological Day celebrations, बराबर ना। तो इंदिरा एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। अगर मैं इस इंदिरा एप्लीकेशन की बात करूं फ्रेंड्स, तो ये हेल्प करेगा टू डिसेमिनेट द वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन एंड फोरकास्ट, empowering the optimal and quick decision making। तो ये वेदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करेगा, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, फोरकास्ट प्रोवाइड करेगा, ताकि एक क्विक डिसीजन मेकिंग हम बना सके। फार्मर्स को जो नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से जो लॉस होता है वो कम हो सके, बराबर ना। ये जो एप्लीकेशन है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया फ्रेंड्स? विजाक के द्वारा। विजाक एक संस्था है, उसका नाम है भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स। विजाक के द्वारा इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है, बराबर ना। और ये विजाक के द्वारा इस एप्लीकेशन को किसके साथ कोऑर्डिनेट करके लॉन्च किया गया है? डायरेक्टरेट ऑफ नवल ओशनोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी, बराबर ना, और इंडियन नेवी के साथ। राइट। तो एक सिंपल क्वेश्चन, इंदिरा एप्लीकेशन अभी लॉन्च किया गया है, उसका मेन काम क्या है? वो हेल्प करेगा इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करने में, फोरकास्ट करने में, ताकि हम क्विक डिसीजन मेकिंग बना इम्प्लीमेंट कर सके, और जो हमारा लॉस होता है नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से वो कम कर सके, बराबर ना। और उसके अलावा ये जो एप्लीकेशन है किसकी तरह डेवलप किया गया है फ्रेंड्स? विजाक द्वारा। विजाक, भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स, बराबर ना। ये विजाक के द्वारा ये एप्लीकेशन को डेवलप किया गया है, ध्यान में रखना है। ओके। ओके, अगर मैं विजाक के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। तो ये जो संस्था है वो एक ऑटोनोमस साइंटिफिक सोसाइटी है, जो रजिस्टर्ड है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर में, बराबर ना। भास्कराचार्य नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लीकेशन एंड जियो इन्फॉर्मेटिक्स एक ऑटोनोमस सोसाइटी है, जो कौन से एक्ट के अंडर में रजिस्टर्ड है? सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर में, बराबर ना। ये संस्था का मेन काम क्या है? तो आप देख सकते हो तीन मेन डोमेन एरिया में काम करती है: सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जियो इन्फॉर्मेटिक्स और जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी, बराबर ना। तो इस तीन डोमेन के अंदर वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है, टेक्नोलॉजी को डेवलप करती है, सिंपल, बराबर ना। कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में काम करती है, बराबर, ध्यान में रखना है। ओके। तो इस न्यूज में हमारे लिए इंपोर्टेंट क्या था कि अभी रिसेंटली एक मेगायान 2024 एक इवेंट का आयोजन हुआ, बराबर। वहां पे इंदिरा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, बराबर ना। और ये इंदिरा एप्लीकेशन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे पे सेलिब्रेशन हुआ, बराबर। उस इवेंट के दौरान 23 मार्च को ये लॉन्च किया गया, बराबर ना। ओके। और ये इंदिरा एप्लीकेशन का काम क्या होगा वो आपको ध्यान में रखना है, और उसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है वो ध्यान में रखना है। और वीजा की अगर हम बात करें, तो एक सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंडर में इसको डेवलप किया गया है, और उसका काम है
सैटेलाइट कम्युनिकेशन, जियो इन्फॉर्मेटिक्स और जियो स्पेशल टेक्नोलॉजी के अंदर टेक्नोलॉजी को डेवलप करना और रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना। सिंपल। कौन से मिनिस्ट्री में काम करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंडर में काम करता है। आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। चलो, okay। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली सीपरी के द्वारा एक रिपोर्ट लॉन्च किया गया है कि इंडिया रिमेन्स वर्ल्ड्स टॉप आर्म्स इंपोर्टर, बराबर ना? तो ये आप न्यूज़ की हाईलाइट दे सकते हो। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया ये रिपोर्ट को? सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, बराबर ना? तो ये सिप्री क्या है और ये रिपोर्ट में उसने क्या हाईलाइट किया है, क्या डेटा दिया है, उसके बारे में बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। और रिपोर्ट क्या कह रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर कौन है? इंडिया है, बराबर ना? ओके, तो इस रिपोर्ट के बारे में देखते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, सिप्री का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री, जो संस्था स्वीडन के अंदर काम कर रही है, एक इंटरनेशनल बॉडी है। और इसने अभी रिसेंटली 2019 से लेकर 2023 का डेटा निकाला है। और 2019 से लेकर 2023 में ये 5 साल के पीरियड के अंदर सबसे बड़ा आम इंपोर्टर दुनिया के अंदर कौन रहा है? इंडिया रहा है, बराबर ध्यान में रखना है। और इंडिया का जो आम इंपोर्ट है वो ये टाइम पीरियड में 4.7% इंक्रीज हुआ है। अगर हम 2014 से लेकर 2018 का टाइम पीरियड देखें, ये 5 साल को कंपेयर करें ये 5 साल से, तो 2014 से लेकर 2018 के कंपैरिजन में 2019 से लेकर 2023 में इंडिया ने आम इंपोर्ट बढ़ाया है कितना परसेंट? 4.7%, बराबर ना? ओके, तो ये एक मेन डेटा है इस रिपोर्ट का। और अगर मैं इस रिपोर्ट की डिटेल में बात करूं तो दुनिया में जो टॉप 10 बिगेस्ट आर्म इंपोर्टर कंट्री है उसमें से 9 कंट्री तो एशिया और ओशिनिया से बिलोंग करती है, मिडल ईस्ट से बिलोंग करती है, बराबर ना? और उसमें जो टॉप 3 है जो सबसे ज्यादा आर्म इंपोर्ट करवाती है, वो टॉप 3 कंट्री कौन सी है? इंडिया, सऊदी अरेबिया और कतार है, राइट। और फोर्थ नंबर पे फोर्थ लार्जेस्ट आर्म इंपोर्टर कौन है फ्रेंड्स? यूक्रेन है, ध्यान में रखना है, यूक्रेन, बराबर ना? ओके। और अगर मैं आर्म एक्सपोर्टर्स की अगर बात करूं तो दुनिया में सबसे ज्यादा आर्म एक्सपोर्ट कौन करता है? यूएस करता है, बराबर ना? और यूएस का एक्सपोर्ट 2014 से लेके 18 के कंपैरिजन में 2019 से लेके 2023 में यूएस का एक्सपोर्ट कितना बढ़ा है फ्रेंड्स? 17% बढ़ा है, बहुत बड़ा नंबर है, बराबर ना? ओके, तो इसके लिए आपको पता होगा अगर दुनिया में कोई भी 2 कंट्री के बीच में कुछ भी बात हो ना, यूएस बीच में टांग लड़ाएगा, बिकॉज उसका फायदा ही यहीं पे है कि दो देशों के बीच में वॉर करे, किसी एक को सपोर्ट करे, बराबर ना? और उसको आर्म को जो आर्म्स होते हैं उसको एक्सपोर्ट करे, सिंपल, बराबर ना? ओके। और सबसे बड़ा आर्म एक्सपोर्टर यूएस है, सेकंड नंबर पे फ्रांस है, ध्यान में रखना है। फ्रांस ने रशिया को रिप्लेस किया है, बराबर ना? और सेकंड लार्जेस्ट आर्म सप्लायर बना है फ्रांस इस टाइम पीरियड के दौरान, बराबर ना? ओके। और यूरोपियन कंट्रीज तीसरे नंबर पे है आर्म एक्सपोर्टर की अगर हम बात करें तो, और रशिया फोर्थ नंबर पे चला गया है, बराबर ना? रशिया का जो आर्म एक्सपोर्ट है वो 53% से डिक्लाइन हुआ है, बराबर ना? ये रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से। और अगर मैं इंडिया के आर्म इंपोर्ट के डायनेमिक्स के बारे में बात करूं कि इंडिया कहाँ से आर्म इंपोर्ट करवाता है, तो इंडिया 1960 से 1964 का अगर हम टाइम फ्रेम देखें ना, तब से लेके अब तक इंडिया का सबसे बड़ा आर्म सप्लायर कौन बना है? रशिया बना है। हम रशिया से सबसे ज्यादा इंपोर्ट करवाते हैं। और इस बार भी हमने रशिया से ही सबसे ज्यादा इंपोर्ट करवाया है, 36%। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने रशिया से 50% से कम आर्म इंपोर्ट करवाया है पर कोई टाइम पीरियड के अंदर। और क्योंकि हम अभी धीरे धीरे शिफ्ट हो रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ, हम अभी फ्रांस और यूएसए के पास से ज्यादा कंपेरेटिवली रशिया के कंपेरिजन में हम ज्यादा इंपोर्ट करवाते हैं, राइट ना? तो अभी भी सबसे हाईएस्ट तो हम रसिया के पास से ही करवाते हैं अगर हम सिंगल कंट्री की बात करें तो। लेकिन जो हम पहले 50% से ज्यादा करवाते थे अभी हम 36% करवा रहे हैं, बराबर। ओके, तो ये ध्यान में रखना है। और अगर मैं इस संस्था के बारे में बात करूँ, सिपरी के बारे में, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, बराबर, नाम से ही पता चलता है इसका काम क्या है। पीस को बनाए रखने के लिए इसको बनाया गया है। 1966 के अंदर इसको बनाया गया था स्टॉकहोम के अंदर, बराबर ना? ये डेटा प्रोवाइड करता है, एनालिसिस करता है और रिकमेंडेशंस देता है। और जो उसके पास ओपन सोर्सेज के माध्यम से डेटा आता है, तो ये जो डेटा है वो किसको हेल्प करता है? पॉलिसी मेकर्स को, रिसर्चर्स को, मीडिया को, इंटरेस्टेड पब्लिक को, ताकि हमको पता चले कि भी दुनिया में सिचुएशन क्या है।
किस तरीके से किसके पास डिफेंस टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, कौन ज़्यादा इंपोर्ट करवाता है आर्म्स को, कौन ज़्यादा एक्सपोर्ट करवाता है, कौन आर्म्स का कहाँ पे यूज़ करता है, ये सब डेटा ये रखता है, बराबर ना। तो सिप्री एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है विच इज डेडिकेटेड टू रिसर्च इनटू द कन्फ्लिक्ट, आर्मामेंट्स, आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके, आई थिंक आपको इस उसमें अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, तो सिप्री का डेटा क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि इंडिया दुनिया में सबसे ज़्यादा आर्म इंपोर्ट करवाता है। और आप बोलोगे सर हम तो आत्मनिर्भर भारत के ऊपर फोकस कर रहे हैं, फिर भी अभी हम आम इंपोर्ट सबसे ज़्यादा करवा रहे हैं। हाँ, अभी अभी हम सबसे ज़्यादा आम इंपोर्ट तो करवा रहे हैं, लेकिन जो हमारा आम इंपोर्ट है ना, बराबर, अगर हम वैल्यू को देखें तो हम अभी ज़्यादा मैन्युफैक्चर भी करने लगे हैं फ्रेंड्स, बराबर ना। आप यहाँ पे हमारे इनिशिएटिव्स देख सकते हो। तो अभी आपने रिसेंटली सिप्री का डेटा देखा कि सिप्री क्या कह रहा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा आम इंपोर्ट कौन करवाता है, इंडिया करवाता है। तो ये इंडिया ने अपने ये आम इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए हैं, वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है, बराबर ना। ओके, तो अगर मैं बात करूँ अभी रिसेंटली जो हमारा बजट आया इंटरिम बजट 2024-25 का, उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री ने टोटल 6.2 लाख करोड़ रुपया डिफेंस मिनिस्ट्री को अलोकेट किया गया है, और उसमें से 1.72 लाख करोड़ रुपीस वो डेजिग्नेट किया गया है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, बराबर ना, स्पेसिफिकली फॉर द न्यू प्रोक्यूरमेंट के लिए, बराबर ना। और ये जो अलोकेशन है वो 5.78% इंक्रीज हुआ है अगर हम लास्ट ईयर के कंपैरिजन में बात करें तो, बराबर ना। तो एक तो ये इनिशिएटिव लिया है कि अभी हम प्रोक्यूरमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और उसके लिए बजट भी हमने 5.78% इंक्रीज किया है लास्ट ईयर के कंपेरिजन में। ओके, उसके अलावा कुछ इनिशिएटिव्स की अगर बात करूँ तो हम पॉजिटिव इंडिजिनेशन लिस्ट फ्रीक्वेंटली लॉन्च करते हैं। अभी ये लिस्ट के अंदर क्या होता है कि जो चीज़ों को हम इंपोर्ट करवाते हैं वो चीज़ों को अभी हम इंडिजिनियसली बनाए, उसके लिए हम उसका लिस्ट तैयार करते हैं, बराबर। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली 98 प्रोडक्ट्स का लिस्ट तैयार हुआ है। ये 98 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि जो अभी तक हम इंपोर्ट करवाते हैं डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में, बराबर ना। लेकिन अभी ये 98 प्रोडक्ट्स को हम अभी इंडिजिनियसली डेवलप करेंगे, इसलिए उसको इस लिस्ट में शामिल किया गया है, बराबर ना। ओके, उसके अलावा जो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है डिफेंस सेक्टर के अंदर, बराबर, वो 2020 से 74%, जो पहले 49% था एफडीआई लिमिट डिफेंस सेक्टर के अंदर, जो 74% कर दिया गया है ऑटोमेटिक रूट के माध्यम से, और गवर्नमेंट रूट के माध्यम से तो 100% कर दिया गया है। अगर गवर्नमेंट परमिशन देती है तो कोई डिफेंस सेक्टर में 100% भी एफडीआई हो सकता है, बराबर ना। उसके अलावा हमने दो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलप किए हैं। कौन कौन से दो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलप किए हमने? एक उत्तर प्रदेश में है और एक तमिलनाडु में है। उत्तर प्रदेश में कौन सा एरिया है? तो आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ, ये पूरा जो एरिया है वो एक डिफेंस कॉरिडोर बनाया है उत्तर प्रदेश के अंदर। और अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो चेन्नई, कोयम्बतूर, हुसूर, सलेम एंड तिरुचिरापल्ली, तो ये इंडिया के दो डिफेंस कॉरिडोर है यूपी और तमिलनाडु के अंदर, बराबर ना। और डिफेंस कॉरिडोर क्यों बनाए गए हैं? डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए, यहाँ पे सब डिफेंस इंडस्ट्री ही काम करे इस कॉरिडोर के अंदर, वो पर्पज से ये डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए गए हैं, बराबर ना। तो दो बनाए गए अभी तक, यूपी और तमिलनाडु के अंदर। और उसके अलावा हमने बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लॉन्च किया है, इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सेलेंस, आईडेक्स। आईडेक्स को लॉन्च किया है। तो आईडेक्स क्या है फ्रेंड्स? तो एक प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के अंदर जो भी स्टार्टअप अप्लाई करती है उसको हम टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, बराबर ना। ये आईडेक्स के अंदर कैसी स्टार्टअप अप्लाई कर सकती है, कैसी स्टार्टअप पार्टिसिपेट कर सकती है? जो स्टार्टअप के पास जो डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर, जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसका कोई सॉल्यूशन है, तो उसको यहाँ पे आईडेक्स के अंदर, आईडेक्स प्लेटफॉर्म के अंदर टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है फ्रेंड्स, बराबर ना। राइट, तो ये आईडेक्स इनिशिएटिव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आज जो हमारा देश, बहुत हम आगे देखेंगे कि हम एक्सपोर्ट भी ज़्यादा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इंपोर्ट ही ज़्यादा कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट भी ज़्यादा कर रहे हैं। तो एक्सपोर्ट के अंदर जो हमारा इनोवेशन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, और ये किसके माध्यम से आया है? आईडेक्स के माध्यम से आया है, बराबर ना। ओके, और उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट पोर्टल भी लॉन्च किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा, सृजन पोर्टल। ये सृजन पोर्टल के माध्यम से अगर डिफेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस डिपार्टमेंट और डिफेंस के अंदर काम करती कोई भी संस्था, कोई भी सरकारी संस्था को अगर कोई भी
रिक्वायरमेंट है डिफेंस रिलेटेड, बराबर ना, तो इस पोर्टल के ऊपर वो अपनी रिक्वायरमेंट को पोस्ट कर सकता है। और कोई भी कंपनी जो वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा वो इस पोर्टल के ऊपर वो अपने सामान को बेच सकता है, बराबर ना। तो एक वन स्टॉप शॉप फॉर वेंडर, वो वेंडर्स के लिए एक वन स्टॉप शॉप बनाया गया है सृजन पोर्टल, कि अगर कोई कंपनी को, कोई डिपार्टमेंट को डिफेंस के अंदर कोई भी रिक्वायरमेंट है तो इसके ऊपर पोस्ट कर सकता है। वो अलग अलग वेंडर्स टेंडर प्रोवाइड करेंगे और जो सस्ते में अच्छा माल प्रोवाइड करेगा उसको ऑर्डर दिया जाएगा, सिंपल, बराबर ना। ये सृजन पोर्टल है, ध्यान में रखना है। ओके। ओके। तो हमारे आम इंपोर्ट को कम करने के लिए हमने कौन कौन से स्टेप लिए हैं? बजट के अंदर बजट अलोकेशन ज़्यादा किया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। पीआईएल हम फ्रीक्वेंटली लॉन्च करते हैं। एफडीए लिमिट को बढ़ाया है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनाए हैं। उसके अलावा आईडेक्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए, और सृजन पोर्टल लॉन्च किया है, बराबर ना। इतनी इनिशिएटिव्स आपको ध्यान में रखना है। ओके। चलो, ये तो बात की हमने इंपोर्ट्स की, कि हम इंपोर्ट ज़्यादा करवाते हैं और इंपोर्ट को कम करने के लिए हम क्या क्या स्टेप ले रहे हैं, बराबर। अभी हम बात करते हैं एक्सपोर्ट की। तो अगर मैं एक्सपोर्ट के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो राजनाथ सिंह जी के द्वारा अभी रिसेंटली अनाउंसमेंट किया गया है कि इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो ऑल टाइम हाई बना है। कितना बना है? 21,000 करोड़ 2024 की अगर हम बात करें तो, फाइनेंशियल 2024 की अगर हम बात करें तो, बराबर ना। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो India's defense exports reached all-time high level of 21,000 crore in financial year 2023-2024, बराबर ना। 32.5% ग्रोथ देखने को मिला है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा नंबर है फ्रेंड्स, 21,000 करोड़ का हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट, और 32.5% का ग्रोथ लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, बराबर ना। ओके। और अगर मैं इंडिया की जर्नी के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, कि हम डिफेंस इंपोर्टर से कैसे धीरे धीरे डिफेंस एक्सपोर्टर बन रहे हैं, तो ये जो हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ा है वो किसके द्वारा बढ़ा है, किसकी वजह से बढ़ा है? तो हमारे जो कुछ प्रोडक्ट्स है, इंडियन डिफेंस प्रोडक्ट्स लाइक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स, एयरक्राफ्ट कैरियर्स, ये सब की दुनिया में बहुत मांग है, बहुत डिमांड है। उसके अलावा हम जो हमारा एक्सपोर्ट 85 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्रीज के अंदर हम हमारा एक्सपोर्ट कर रहे हैं अभी, और 100 फर्म्स आर एक्टिवली एक्सपोर्टिंग द डिफेंस प्रोडक्ट्स इन इंडिया, बराबर ना। और उसके अलावा 150 एडवांस टोड आर्टिलरी गन्स, ब्रह्मोस मिसाइल, ये सब की भी दुनिया में बहुत डिमांड है, बराबर ना। 85 कंट्री से ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, राइट ना। ओके। तो इंडिया के अंदर इंपोर्ट तो हम ज़्यादा कर भी रहे हैं, लेकिन अभी हमारा एक्सपोर्ट भी ज़्यादा बढ़ा है, 21,000 करोड़। अगर आप फ्रेंड्स 2014-15 का डेटा देखोगे ना, तो हमारा तब उस समय में मात्र एक्सपोर्ट कितना था फ्रेंड्स, पता है? 1,500 करोड़ का था एक्सपोर्ट। और अभी हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है ना फ्रेंड्स, वो 1 लाख करोड़ हो गया। कितना हो गया है? 1 लाख करोड़ रुपीज का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बराबर ना। जो 2014-15 की बात करूँ तो मात्र 70,000 करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग करते थे, और उसमें से मात्र 1,500 करोड़ का हम एक्सपोर्ट करते थे। अभी हम 1 लाख करोड़ का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और उसमें से 21,000 करोड़ का हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो इतना इंप्रूवमेंट हुआ है ओवर द ईयर्स, बराबर ना। ओके। और लास्ट ईयर के कंपेरिजन में तो 32.5% इंक्रीमेंट देखने को मिला है, जो बहुत ही बड़ा डेटा है फ्रेंड्स, बराबर ना। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा। ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, कि अभी रिसेंटली न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर फोकस्ड एक इवेंट का आयोजन किया गया था, इंटरनेशनल इवेंट था। उस इवेंट के बारे में बात करें और क्या स्टेप लिए गए उस इवेंट के अंदर, उसके बारे में बात करें। तो रिसेंटली जो समिट का आयोजन किया गया था वो वर्ल्ड का पहला समिट था, वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट। कहाँ पे हुआ? ब्रुसेल्स के अंदर, बेल्जियम ब्रुसेल्स के अंदर। और इस समिट का आयोजन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा किया गया। और ये जो समिट का आयोजन किया गया वो पहली बार न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर फोकस्ड एक समिट का आयोजन किया गया था ब्रुसेल्स के अंदर। ये जो समिट का आयोजन किया गया वो एक्चुअली COP28, जो 2023 के अंदर जो मीटिंग हुई, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 नंबर की, वहाँ पे डिसीजन लिया गया था मेंबर कंट्रीज के द्वारा कि हम एटॉमिक एनर्जी के ऊपर, हम न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर एक इवेंट का, एक स्पेसिफिक इवेंट का आयोजन करेंगे, बराबर ना। राइट। और अगर मैं ये इवेंट के बारे में बात करूँ कि ये इवेंट को क्यों आयोजित किया गया, क्योंकि करंटली न्यूक्लियर एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अराउंड 25% ऑफ द ग्लोबल लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन।
जितना भी लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब जितना भी हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस कर रहे हैं, एक ऐसी मेथड से प्रोड्यूस कर रहे हैं कि जहाँ पे कार्बन कम प्रोड्यूस हो रहा है, उतने में से 25% हम न्यूक्लियर एनर्जी से प्रोड्यूस कर रहे हैं, बराबर ना। इसके लिए इसके ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए इसके ऊपर अच्छी तरीके से पॉलिसीज वगैरह बना सके, इसके लिए इस इवेंट का आयोजन किया गया ब्रुसेल्स के अंदर, राइट। ओके, किसके द्वारा? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा। ध्यान में रखना है, संस्था बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इस संस्था के बारे में बात करूं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और इस इवेंट के अंदर टोटल 30 नेशंस और यूरोपियन यूनियन, ये सभी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। और और इस समिट के अंदर 30 देशों से भी ज़्यादा देशों ने पार्टिसिपेट किया इंटरनेशनल लेवल पे, और यूरोपियन यूनियन ने पार्टिसिपेट किया। और अगर मैं इस संस्था के बारे में बात करूं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बराबर ना, जिसके द्वारा इस इवेंट को आयोजित किया गया, तो ये संस्था 1957 के अंदर एस्टैब्लिश की गई है, बराबर ना। एक ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएन के द्वारा बनाई गई है। उसका ऑब्जेक्टिव है कि जो मेंबर कंट्री के साथ मिलके, मल्टीपल पार्टनर्स के साथ मिलके प्रमोट करता है सेफ, सिक्योर एंड पीसफुल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को, बराबर ना, कि न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट तो करता है, लेकिन उस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को पीसफुली यूज करना है, उसका बॉम्ब बॉम्ब वगैरह नहीं बनाना है, बराबर ना, राइट। तो इसको प्रमोट करता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, बराबर ना। ओके, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी हैज आल्सो इवोल्व्ड एडिशनल प्रोटोकॉल मैकेनिज्म। उसके द्वारा एक एडिशनल प्रोटोकॉल मैकेनिज्म भी बनाया गया है। इट इनेबल्स द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी टू वेरीफाई द पीसफुल यूज ऑफ द ऑल न्यूक्लियर मटेरियल इन द स्टेट्स, बराबर ना। ये क्या बोल रहा है कि उसके उसने एक एडिशनल प्रोटोकॉल मैकेनिज्म बनाया है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा। उसके जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं, उसको उस प्रोटोकॉल के हिसाब से ही न्यूक्लियर मटेरियल का यूज करना है, बराबर ना, पीसफुली यूज करना है, राइट। और अगर हम इस प्रोटोकॉल के बात करूँ, तो उसके कितने मेंबर्स हैं? 178 है। इंडिया भी उसका मेंबर है। उसका की इनिशिएटिव है एटम्स फॉर नेट जीरो, बराबर ना। और हेडक्वार्टर कहाँ पे उसका? वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर है, बराबर ना। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा। इंडिया की अंदर पहली बार इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर सबमिट हुआ था, बराबर ना। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में आपको पता चला होगा। ओके, चलो। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ फ्रेंड्स, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोक्यूरमेंट फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर 4 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है, बराबर ना। तो इस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करें, और इसके अचीवमेंट के बारे में बात करें, बराबर ना, राइट। चलो, तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के जो सीईओ है पीके सी, उनके द्वारा क्या बोला गया है कि फाइनेंशियल 2024 के अंदर 4 लाख करोड़ रुपीस का प्रोक्यूरमेंट हुआ है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, बराबर ना। और जो 2022-23 के अंदर 66,000 करोड़ था, और उससे बढ़ के कितना हो गया है? 4 लाख करोड़, बराबर ना। उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर मैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बारे में पहले बात करूं फ्रेंड्स कि वो क्या है, तो एक्चुअली वो अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसा एक प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जेम पोर्टल। इस पोर्टल के ऊपर से परचेस कौन करता है? तो गवर्नमेंट परचेस करती है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट परचेस करते हैं, गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज परचेस करती है, और लास्ट ईयर से कोऑपरेटिव संस्था, सहकारी संस्था भी इस पोर्टल के ऊपर से परचेस कर सकती है, ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया था, राइट। तो परचेस ये लोग करते हैं। बेच कौन सकता है अपना सामान? छोटी बड़ी सभी संस्था अपना सामान बेच सकती है। यहाँ पे क्या होता है कि गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट के मिनिस्ट्रीज, बराबर, कोऑपरेटिव संस्था अपनी रिक्वायरमेंट को यहाँ पे पोस्ट करती है, बराबर ना। और इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो कोई भी प्राइवेट संस्था, छोटी बड़ी कोई भी संस्था यहाँ पे अपना सामान बेच सकती है गवर्नमेंट को और कोऑपरेटिव संस्था को, बराबर ना, राइट। ओके, तो ये जो प्लेटफॉर्म बनाया गया था, और उसके माध्यम से पहली बार फाइनेंशियल 24 के अंदर टोटल 4 लाख करोड़ का सेल्स हुआ है, प्रोक्यूरमेंट हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा, बराबर ना, ध्यान में रखना है। और अगर मैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की अगर बात करूं फ्रेंड्स, तो इट इज अ पब्लिक प्रोक्यूरमेंट पोर्टल फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज। यहाँ से गुड्स और सर्विस दोनों का प्रोक्यूरमेंट होता है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके डिपार्टमेंट के द्वारा, कोऑपरेटिव संस्था के द्वारा। और किसके लिए?
फॉर ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट एंड पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, बराबर ना, राइट। और ये पोर्टल का जो लॉन्च किया गया 2016 के अंदर लॉन्च किया गया, कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, बराबर ना। ओके, ध्यान में रखना है। और इस पोर्टल का अगर मैं एडवांटेजेस के बारे में बात करूँ तो लिस्टिंग ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर द इंडिविजुअल प्रिस्क्राइब कैटेगरीज ऑफ द गुड्स और सर्विस ऑफ द कॉमन यूज, बराबर ना। अगर मैं इस पोर्टल के बारे में, इस पोर्टल के एडवांटेजेस के बारे में बात करूँ फ्रेंड्स, तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल के माध्यम से सभी छोटी बड़ी संस्थाओं को यहाँ पे मौका मिला गवर्नमेंट को अपने सामान को बेचने का। बाकी पहले तो क्या होता था कि गवर्नमेंट जब टेंडर पास करवाती थी तब बड़ी बड़ी जो संस्था होती है वही टेंडर को लेके जाती थी, बराबर ना। तो जो छोटी संस्था होती है उनको आगे बढ़ने का मौका ही नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पे ये जेम पोर्टल के माध्यम से सभी संस्था को, सभी छोटी बड़ी सभी कंपनीज को यहाँ पे गवर्नमेंट को अपने सामान बेचने का मौका मिला, सिंपल, बराबर ना। इसके माध्यम से सोशल इंक्लूजन पॉसिबल हो सका, बराबर ना। और ओपन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म ये साबित हुआ है, बराबर ना। और उसके अलावा ऑनलाइन ग्रेवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म भी है फॉर द क्विक रिजोल्यूशन। अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है इस पोर्टल के ऊपर तो क्विक रिजोल्यूशन के लिए एक रिड्रेसल मैकेनिज्म का भी यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, बराबर ना। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम पोर्टल। और जैम पोर्टल की एस्टेब्लिशमेंट 2016 के अंदर किया गया और पहली बार 1 साल के अंदर 4 लाख करोड़ का प्रोक्योरमेंट हुआ है इस पोर्टल के माध्यम से, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली पहला स्मॉल स्केल एलएनजी प्लांट कमीशन किया गया है। कहाँ पे? जो मध्य प्रदेश के अंदर जो गेल का प्लांट है, मध्य प्रदेश के विजयपुर के अंदर जो गेल का प्लांट है वहां पे देश का पहला स्मॉल स्केल एलएनजी प्लांट को कमीशन किया गया है। तो ये स्मॉल स्केल एलएनजी क्या होता है, एलएनजी क्या होता है, उसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना। ओके, तो इंडियाज फर्स्ट स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस यूनिट इन मध्य प्रदेश, बराबर ना। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रिसेंटली इनोग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस यूनिट एट गेल का जो बीजापुर कॉम्प्लेक्स है मध्य प्रदेश के अंदर, वहां पे उसका उद्घाटन किया गया, बराबर ना। तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो प्लांट बनाया गया है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारा टारगेट है कि 2030 तक जितना भी प्राइमरी एनर्जी मिक्स है उसमें नेचुरल गैस का कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट होना चाहिए? 15% होना चाहिए, बराबर ना। तो नेचुरल गैस का कंट्रीब्यूशन प्राइमरी एनर्जी मिक्स के अंदर 15% करने के लिए 2030 तक ये इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया है, बराबर ना। तो इंडिया का फर्स्ट स्मॉल स्केल लिक्विफाइड नेचुरल गैस यूनिट कहाँ पे बनाया गया? विजयपुर, जो गेल का विजयपुर का कॉम्प्लेक्स है मध्य प्रदेश के अंदर, वहां पे बनाया गया है। तो अभी सबसे पहले हम बात करें कि भाई ये एलएनजी क्या होता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस क्या होता है, और उसके ऊपर से फिर हम बात करेंगे स्मॉल स्केल एलएनजी क्या होता है, बराबर ना। ओके, ओके। तो अगर मैं बात करूं व्हाट इज लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एलएनजी क्या होता है, तो देखो नाम से पता चलता है कि यहाँ पे नेचुरल गैस तो है लेकिन कौन से फॉर्म में है? लिक्विफाइड फॉर्म में। तो एक्चुअली तो अगर हम नेचुरल गैस को -162 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लेके जाए तो वो एक्चुअली आप बोलोगे सर -162 डिग्री सेल्सियस के ऊपर तो कोई भी चीज़ सॉलिड बन जाएगी, बर्फ बन जाएगी। लेकिन नहीं, यहाँ पे हमको नेचुरल गैस को -162 डिग्री सेल्सियस के ऊपर लेके जाके आपको उसको लिक्विफाइड फॉर्म में मेंटेन रखना है, बराबर। और वहां पे जो गैस बनती है उसको बोलते हैं एलएनजी, बराबर ना। तो नेचुरल गैस को इतने टेम्परेचर पे लिक्विफाइड फॉर्म में रख के जो गैस बनाई जाती है उसको बोलते हैं एलएनजी, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, बराबर ना, राइट। तो LNG is a natural gas that has been cooled to a liquid state about -162 डिग्री सेल्सियस to make it easier and safer to store and transport। तो नेचुरल गैस को इजीली और सेफली हम स्टोर कर सके, ट्रांसपोर्ट कर सके, इसके लिए इतने डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसको लिक्विफाइड फॉर्म में रख के हम उसको एलएनजी बनाते हैं, बराबर ना। ओके, तो नेचुरल गैस इज अ क्लीनर एंड मोर इकोनॉमिकल अल्टरनेटिव टू द conventional hydrocarbon like coal and oil, making it crucial in India's transition towards a green energy sources, बराबर ना। तो नेचुरल गैस हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो जो हमारा ट्रेडिशनल हाइड्रोकार्बन है लाइक कोल और ऑयल उसके कंपैरिजन में बहुत क्लीनर है, बहुत इकोनॉमिकल है, बराबर ना। उसका सोर्सेज भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है। तो इसका यूज़ करना
हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, बराबर ना। तो इसके लिए हम इस नेचुरल गैस को इजीली ट्रांसपोर्ट कर सके, सेफली ट्रांसपोर्ट कर सके, इसके लिए लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, बराबर ना। लेकिन कौन से डिग्री पे? -162 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर, ध्यान में रखना है। भाई आप बोलोगे सर कि हम अगर ये टेम्परेचर के ऊपर लेके जाए गैस को तो वो तो बर्फ बन जाएगा। नहीं, लेकिन हम इस एक टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं इसको लिक्विड फॉर्म में मेंटेन रखने के लिए। कौन सी टेक्नोलॉजी का? तो क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, ध्यान में रखना है। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। आपने बहुत सारे प्लांट सुने होंगे, प्लांट का नाम सुना होगा, क्रायोजेनिक प्लांट। ये क्रायोजेनिक प्लांट क्या करता है? गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, बराबर ना। गैस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो हम क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का यूज करके नेचुरल गैस को एलएनजी के अंदर कन्वर्ट करता है, बराबर ना। और इसका जो प्राइमरी कंपोनेंट है नेचुरल गैस का, वो क्या होता है? मीथेन होता है। 70 to 90% नेचुरल गैस का कंपोजिशन क्या होता है? मीथेन होता है, ध्यान में रखना है। ओके। और अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, नेचुरल गैस अकाउंट्स फॉर अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, बराबर ना। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी क्या कह रहा है कि जितना भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो रहा है दुनिया के अंदर, उसमें नेचुरल गैस का कंट्रीब्यूशन कितना है? क्वार्टर, मतलब 25% है। और इंडिया का ये कंट्रीब्यूशन, इंडिया के अंदर नेचुरल गैस का कंट्रीब्यूशन 15% करने का टारगेट है। इसके लिए हमने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है, बराबर ना। और टॉप नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन कौन सी है? यूएस, रशिया और ईरान है, बराबर ना। इंडिया के अंदर प्रेजेंटली हम नेचुरल गैस का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे एनर्जी बास्केट के अंदर, वो कितना है? 6.7%। जो कितना करना है? 15% करना है, बराबर ना। ओके। तो ये तो हमने बात की एलएनजी के बारे में कि नेचुरल गैस को -162 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके एलएनजी बनाया जाता है। लेकिन ये स्मॉल स्केल एलएनजी क्या होता है फ्रेंड्स? स्मॉल स्केल एलएनजी क्या होता है? तो एक्चुअली ये जो एलएनजी है, ये लिक्विड फॉर्म में हमने कन्वर्ट तो कर दिया, लेकिन हम इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत बड़े बड़े पाइपलाइंस की रिक्वायरमेंट होती है। तभी हम इसको इजीली ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, बराबर ना। तो अभी अगर एलएनजी को ट्रांसपोर्ट करना है तो हम अभी पाइपलाइन का यूज करते हैं, बराबर ना। किलोमीटर से किलोमीटर तक के पाइपलाइन का यूज करते हैं हम इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ताकि वो सेफली ट्रांसपोर्ट हो सके, उसका लीकेज ना हो सके, उसका टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो ये जो हम बड़ी मात्रा में अभी हम जस्ट एलएनजी को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए एक ऐसी जगह जहाँ पे ये पाइपलाइन का हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, वहां पे हम एलएनजी का यूज भी नहीं कर सकते हैं, बराबर ना। तो वहां पे कि जहाँ पे हम पाइपलाइन का यूज ना कर सके, और वहां पे अगर आपको एलएनजी का यूज करना है, तो इसके लिए स्मॉल स्केल एलएनजी का यहाँ पे प्लांट बनाया गया है। ये स्मॉल स्केल एलएनजी के अंदर क्या किया जाएगा? तो ऐसे बड़े बड़े प्लांट से एलएनजी को छोटे छोटे से ट्रक में फिलअप किया जाएगा, क्रायोजेनिक कंस्ट्रक्शन वाले ट्रक के अंदर इसको फिलअप किया जाएगा। और ये ट्रक के माध्यम से जहाँ पे भी रिक्वायरमेंट होगी कि जहाँ पाइपलाइन का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, वहां पे हम एनर्जी को ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, बराबर ना। तो ये स्मॉल स्केल एलएनजी प्लांट और कुछ भी नहीं है, एक व्यवस्था क्रिएट कर की जाती है इस प्लांट के अंदर कि जो हम बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एलएनजी को, उसको हम छोटे छोटे ट्रक के अंदर फिलअप करके एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सके, बराबर ना। तो ये पहला स्मॉल स्केल एलएनजी प्लांट कहाँ पे बनाया गया? विजयपुर का कॉम्प्लेक्स है गेल का, मध्य प्रदेश के अंदर, वहां पे बनाया गया फ्रेंड्स, बराबर ना। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तो ये जो मेजर एप्लीकेशन है, अगर मैं स्मॉल स्केल एलएनजी की बात करूँ, एलएनजी की बात करूँ, तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर इसका यूज़ हो सकता है, मरीन फ्यूल के अंदर इसका यूज़ हो सकता है, रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर उसका यूज़ हो सकता है, बराबर ना। और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में पावर जनरेशन के लिए भी उसका यूज़ हो सकता है, बिकॉज बहुत ही कम कार्बन एमिशन क्रिएट करता है। उसका जो हीटिंग और कूलिंग पर्पस के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, बराबर ना। ओके। और एनर्जी स्टोरेज और बैकअप के लिए भी यूज हो सकता है, बराबर। रिन्यूएबल एनर्जी के साथ उसको आप इंटीग्रेट भी कर सकते हो, बराबर ना। तो ये सब यूजेस के ऊपर से इसका जो प्रोडक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बराबर ना। और जो हमारा अभी 6.7% कंट्रीब्यूशन है नेचुरल गैस का, वो हमारा टारगेट क्या है? 15% करना 2030 तक, बराबर ना। ओके। तो आई थिंक आपको इस दोस्त में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अभी हमने बात की एलएनजी की और स्मॉल स्केल एलएनजी की। थोड़ा सा बात कर लेते हैं सीएनजी के बारे में, बराबर ना। तो सीएनजी का फुल फॉर्म है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ये भी एक नेचुरल गैस का ही फॉर्म है, लेकिन यहाँ पे नेचुरल गैस को कॉम्प्रेस किया जाता है, बराबर ना। सीएनजी इज अ नेचुरल गैस दैट हैज बीन compressed अंडर द हाई प्रेशर।
allowing it to occupy a smaller volume in the fuel tanks, बराबर ना। तो it is usually compressed at the pressures ranging from 200 से 250 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इतने प्रेशर के ऊपर उसको कंप्रेस किया जाता है और उसका वॉल्यूम 1% से भी कम किया जाता है, उसके साइज से 1% से भी कम किया जाता है सीएनजी के अंदर, बराबर ना। लेकिन ये लिक्विफाइड नेचुरल गैस के कंपेरिजन में एलएनजी लिक्विड फॉर्म में होता है, सीएनजी गैसियस फॉर्म में होता है। सीएनजी के अंदर भी प्राइमरीली 80 टू 90% मीथेन होता है, बराबर ना। तो नेचुरल गैस के अंदर मेन कंपोनेंट क्या होता है फ्रेंड्स, मीथेन होता है। तो नेचुरल गैस के अंदर अगर आप उसका एमिशन करोगे ना, जो एमिशन के माध्यम से मीथेन प्रोड्यूस होता है, वैसे मीथेन भले वो CO2 से कम प्रोड्यूस होता है, लेकिन मीथेन CO2 से ज़्यादा हानिकारक होता है, ज़्यादा जल्दी वो स्प्रेड हो जाता है, बराबर ना। तो नेचुरल गैस का यूज भी आपको ऑप्टिमल करना पड़ेगा, ताकि एटमॉस्फेयर में कन्वेंशनल एनर्जी के माध्यम से जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है उससे ज़्यादा पॉल्यूशन ना क्रिएट हो जाए, बराबर ना। राइट। तो सीएनजी सीएनजी नेचुरल गैस का गैसियस फॉर्म है, उसमें हाई प्रेशर क्रिएट किया जाता है उसको स्टोर करने के लिए। और एलएनजी नेचुरल गैस का लिक्विड फॉर्म है, ध्यान में रखना है, बराबर है। ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, कि अभी रिसेंटली सेबी के द्वारा स्कोर्स 2.0 को लॉन्च किया गया। ये स्कोर्स 2.0 क्या है, स्कोर्स क्या है, सेबी क्या है, उसके बारे में देखते हैं। ओके। अगर मैं स्कोर्स की फुल फॉर्म के बारे में बात करूं, तो सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम, सेबी कंप्लेंट रिड्रेस सिस्टम, ये वो स्कोर्स का फुल फॉर्म है। और ये कोर्स के माध्यम से अगर आपको सेबी के अंडर में जितनी भी रजिस्टर्ड एंटिटीज है, जितनी भी रजिस्टर्ड कंपनीज है, जितनी भी रजिस्टर्ड संस्था है, अगर उसके खिलाफ अगर आपको कोई कंप्लेंट करनी है, तो आप इस कोर प्लेटफॉर्म के ऊपर जाके कर सकते हो, सेबी कंप्लेंट रिड्रेस रिड्रेस सिस्टम, बराबर ना। ओके। और इसका अभी सेकंड वर्जन लॉन्च किया गया है, अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया गया है, स्पोर्ट्स 2.0, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके। तो जैसे मैंने आपको बात की, स्कोर्स क्या है, कि इट इज अ वेब बेस्ड सेंट्रलाइज ग्रीवियंस रिड्रेस सिस्टम ऑफ द सेबी। 2011 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। इट इनेबल्स द इन्वेस्टर्स टू लॉन्च एंड फॉलो अप ऑन देयर कंप्लेंट्स एंड ट्रैक द स्टेटस ऑफ द रिड्रेसल ऑफ द सच कंप्लेंट्स ऑनलाइन फ्रॉम एनीवेयर। तो अगर कोई इन्वेस्टर को कोई भी कंप्लेंट दर्ज करवानी है, कोई भी संस्था की जो सेबी के अंडर में रजिस्टर्ड है, बराबर है, तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लॉन्च कर सकता है, वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो अपनी कंप्लेंट को रिड्रेस कर सकता है, बराबर ना। ओके। और इट इनेबल्स अ मार्केट इंटरमीडियरीज एंड लिस्टेड कंपनीज टू रिसीव द कंप्लेंट्स ऑनलाइन फ्रॉम द इन्वेस्टर्स, रिड्रेस सच कंप्लेंट्स एंड रिपोर्ट द रिड्रेसल ऑनलाइन, बराबर ना। और एन इन्वेस्टर हु इज नॉट अ फेमिलियर विद द स्कोर्स, अगर वो कोई इन्वेस्टर के जो स्कोर्स के साथ फेमिलियर नहीं है, तो वो सेबी के कोई भी ऑफिस के अंदर जाके वो फिजिकल फॉर्म में भी अपनी कंप्लेंट को दर्ज करवा सकता है, बराबर ना। ओके। और कौन सी कंप्लेंट स्कोर पोर्टल के ऊपर रजिस्टर की जा सकती है, तो कंप्लेंट्स कैन बी लॉन्च ऑन द स्कोर्स फॉर एनी इश्यूज कवर्ड अंडर द सेबी एक्ट, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, डिपोजिटरीज एक्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, बराबर ना। तो ये एक्ट के अंदर में जितनी भी कंप्लेंट्स हम रजिस्टर करवा सकते हैं, वो सभी कंप्लेंट्स हम स्कोर के ऊपर लॉन्च कर सकते हैं, बराबर ना। ओके। और कौन सी कंपनीज के अगेंस्ट में हम कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर से, तो लिस्टेड कंपनीज, रजिस्टर एंड ट्रांसफर एजेंट्स, ब्रोकर्स और स्टॉक एक्सचेंज, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट्स, म्यूचुअल फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स, ये सभी के सामने हम कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, बराबर ना। ओके। और अगर मैं स्कोर्स 2.0 की अगर बात करूँ, तो एक्चुअली जो ये जो नया वर्जन है उसके अंदर क्या अपडेट किया गया है, तो इट विल फीचर रिड्यूस एंड यूनिफॉर्म टाइमलाइन फॉर रिड्रेसल ऑफ द इन्वेस्टर कंप्लेंट्स विच इज 21 कैलेंडर डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द कंप्लेंट। एक्चुअली इस स्कोर्स 2.0 के अंदर जो टाइम फ्रेम यहाँ पे टाइम लिमिटेशन दी गई है कंपनीज को, कि अगर कोई इन्वेस्टर कोई भी कंप्लेंट दर्ज करता है, तो उसके 21 कैलेंडर डेज के अंदर ये उसका सॉल्यूशन आ जाना चाहिए, बराबर ना। ओके। और ऑटो राउटिंग ऑफ द कंप्लेंट्स टू द कंसर्न रेगुलेटेड एंटिटी विल बी फैसिलिटेटेड टू एलिमिनेट द टाइम लैप्सेस, बराबर ना। तो जो कंसर्न रेगुलेटेड एंटिटी है, उसके पास वो ऑटो राउटिंग होके वो कंप्लेंट चली जाएगी, बराबर है, ताकि टाइम लिमिट में उसका सॉल्यूशन हो सके, बराबर ना। और डेजिग्नेटेड बॉडीज विल हैव टू मॉनिटर द टाइमली रिड्रेसल ऑफ द इन्वेस्टर्स कंप्लेंट्स। देयर विल बी टू लेवल्स ऑफ द रिव्यू, दो लेवल पे रिव्यू रहेगा। फर्स्ट रिव्यू विल बी बाय द डेजिग्नेटेड बॉडी इफ द इन्वेस्टर इज डिसैटिस्फाइड विद द रिजोल्यूशन प्रोवाइडेड बाय द कंसर्न रेगुलेटेड एंटिटी। यहाँ पे देखो, सबसे पहले इन्वेस्टर जब स्कोर प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना कंप्लेंट दर्ज करेगा,
वो किसके पास जाएगा? रेगुलेटर एंटिटी के पास जाएगा। अगर यहाँ से जो रिड्रेस आया है उससे डिससेटिस्फाइड है इन्वेस्टर, तो वो कहाँ पे जाएगा? डेजिग्नेटेड बॉडी के ऊपर जाए पास आएगा। और कंप्लेंट्स का जो डिटेल्स है वो टाइमली मैनर में सॉल्व हो सके, 21 कैलेंडर डेज के अंदर सॉल्व हो सके, ऐसा यहाँ पे फैसिलिटी डेवलप किया गया है स्पोर्ट्स 2.0 के अंदर, बराबर ना? ओके, तो आई थिंक आपको ये स्पोर्ट्स क्या है, स्पोर्ट्स 2.0 क्या है और किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है? सेबी के द्वारा, बराबर ना? ओके, आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारे नेक्स्ट न्यूज़ फ्रेंड्स, कब रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 90 ईयर्स कंप्लीट हुए, बराबर ना? तो ये 90 ईयर्स कंप्लीट होने के ऊपर जो कमेमोरेशन इवेंट हुआ था उसके अंदर पीएम मोदी जी के द्वारा भी पार्टिसिपेट किया गया था। तो इस इवेंट के बारे में बात करें और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करें फ्रेंड्स, बराबर ना? चलो, तो प्राइम मिनिस्टर अटेंड्स कमेमोरेशन सेरेमनी ऑफ 90 ईयर्स ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात करें, तो अगर मैं आरबीआई की हिस्ट्री के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन से बनाया गया था। एक्चुअली 1926 के अंदर हिल्टन यंग कमीशन के द्वारा रिकमेंड किया गया था कि देश के अंदर कोई एक सेंट्रलाइज बैंक होनी चाहिए, बराबर ना? ओके, सेंट्रल बैंक होनी चाहिए जो सभी बैंक के ऊपर रेगुलेशन करे, और उसी रिकमेंडेशन को ध्यान में रख के हमने 1935 के अंदर आरबीआई को एस्टेब्लिश किया, आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर में, बराबर ना? और उसके सबसे पहले गवर्नर कौन बने? सर ऑस्बोर्न स्मिथ बने, ध्यान में रखना है। ओके, देन अगर मैं उसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करूँ तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर एक गवर्नर होते हैं और 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, बराबर ना? और ये गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर को कौन अपॉइंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, बराबर ना? और गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर दोनों की जो टाइम पीरियड होता है वो 5 साल का होता है, 5 साल का, फिर वो रीअपॉइंटमेंट हो सकता है उनका, बराबर ना? ओके, और अगर मैं आरबीआई के फंक्शंस के बारे में बात करूं तो मॉनिटरी अथॉरिटी टू फॉर्मुलेट, इंप्लीमेंट एंड मॉनिटर मॉनिटरी पॉलिसी टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी। तो देश के अंदर प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए मॉनिटरी पॉलिसी कौन बनाता है फ्रेंड्स? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है। वो रेगुलेटर है और सुपरवाइजर है फाइनेंशियल सिस्टम का। देश के अंदर जो फाइनेंशियल सिस्टम चल रही है उसका रेगुलेटर और सुपरवाइजर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो करेंसी नोट्स को इश्यू करता है, बराबर ना? करेंसी को सप्लाई करता है, बराबर ना? और कितना करेंसी मार्केट में घूमना चाहिए वो कौन डिसाइड करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और उसके अलावा पेमेंट ऑन सेटलमेंट सिस्टम, जितने भी हमारे यूपीआई की जो टेक्नोलॉजी वाले जितने भी एप्लीकेशंस है, बराबर ना? जितने भी ऑनलाइन एप्लीकेशन से जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम के अंदर में काम करती है उसको भी रेगुलेट और सुपरवाइज कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। और वो बैंकर ऑफ द बैंक है, बराबर ना? वो बैंकर है गवर्नमेंट का और बैंक्स का। तो ये कुछ फंक्शन है आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, जिसकी स्थापना हमने 1935 में की। आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर में पहले गवर्नर कौन थे वो पता होना चाहिए। किसके रिकमेंडेशन से हमने आरबीआई को बनाया? हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन से बनाया, बराबर ना? वो चीज़ों को ध्यान में रखना है, और ऐसे आरबीआई के अभी 90 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं, बराबर ना? ओके, और अगर मैं आरबीआई की प्रीवियस ईयर की अचीवमेंट्स के बारे में बात करूं तो आरबीआई का 2023 का अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो देश के अंदर जो क्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं पब्लिक सेक्टर बैंक का, वो 3% हो गया है, जो 2018 में कितना था? 11.25% था, बराबर ना? ओके, और उसके अलावा जो आरबीआई की जो बैलेंस शीट है वो कितनी है? 63 लाख करोड़ है 2023 के, अगर हम एंड तक की बात करें तो। और हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो अभी तक का ऑल टाइम हाई है, $642 बिलियन है। तो ये कुछ अचीवमेंट्स है 2023 के आरबीआई के, बराबर, वो आपको ध्यान में रखना है। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, कि अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा इंडिया का पहला होम ग्रोन कार्टी सेल थेरापी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए लॉन्च किया गया है। और उसके बारे में बात करते हैं कि कार्टी सेल क्या होता है, ये कार्टी सेल थेरापी क्या है, उसके बारे में देखें। देखो फ्रेंड्स, आप सबको पता ही होगा कि हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, और वो जैसे जैसे हमारी बॉडी ग्रो होती है वो सेल्स भी ग्रो होते हैं। और लेकिन कुछ सेल्स ऐसे होते हैं कि जो नॉर्मल वे में ग्रो नहीं होते हैं, एबनॉर्मली ग्रो होते हैं, और वो ट्यूमर बन जाता है। अगर सेल्स का ग्रोथ नॉर्मली ना हो, एबनॉर्मल हो, तो वो कभी कभार ट्यूमर बन जाता है, गांठ क्रिएट हो जाती है। और ये ट्यूमर वाले सेल्स को ही क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं, बराबर ना? ओके, अगर ये कार्टी सेल थेरापी क्या है फ्रेंड्स? कार्टी सेल थेरापी, उसके पहले आपको ये थेरापी को समझने से पहले ये टी सेल क्या होता है उसके बारे में समझना पड़ेगा। देखो,
अगर मैं हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड सेल्स हैं, ब्लड सेल्स, वो तीन टाइप के हैं बेसिकली। एक तो रेड ब्लड सेल्स आरबीसी, वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी, और प्लेटलेट्स, बराबर ना। और उसमें से जो वाइट ब्लड सेल्स हैं उसका काम क्या है, इन्फेक्शन के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन देना। ये जो आरबीसी है उसका काम क्या है, ऑक्सीजन और CO2 के एक्सचेंज में वो काम करता है। और प्लेटलेट का काम क्या है, ब्लड क्लोटिंग के लिए वो हेल्प करता है, बराबर ना। तो ये जो डब्ल्यूबीसी है, जो जिसका काम है इन्फेक्शन के अगेंस्ट में फाइट करना, और उसमें से ये जो एक वेराइटी है लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट, बराबर ना। ये जो लिम्फोसाइट सेल्स है डब्ल्यूबीसी के, डब्ल्यूबीसी का ही वो एक टाइप है जिसको हम बोलते हैं टी सेल। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, टी सेल, बराबर ना, राइट। तो व्हाइट ब्लड सेल के अंदर लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, टी सेल बोलते हैं, टी सेल, बराबर ना। अगर मैं इस टी टी सेल थेरेपी की अगर बात करूं फ्रेंड्स, तो यहाँ पे एक्चुअली जो टी सेल होते हैं जो हमारे ब्लड के अंदर होते हैं उसको पहले टी सेल निकाले जाते हैं। ये जो टी सेल हमने जो निकाले, ये जो अच्छे वाले टी सेल उसको निकाले जाता है, बराबर ना। जो सेल्स जो ट्यूमर हो चुका है, जिसकी गांठ बन चुकी है, जो कैंसर क्रिएट करता है, वो तो अभी बॉडी में ही है, बराबर ना। लेकिन जो अच्छे वाले टी सेल है उसको निकाला जाता है। और इस टी सेल के अंदर कार के लिए, कार के लिए जीन ऐड किया जाता है। ये कार क्या है फ्रेंड्स, सीमेटिक एंटी रिसेप्टर है। ये कार को डेवलप करने के लिए एक जीन ऐड किया जाता है, और ये जो सेल बनता है उसको बोलते हैं कार टी सेल, बराबर ना। टी सेल के अंदर एक पर्टिकुलर जीन को ऐड किया जाता है कार को डेवलप करने के लिए, कीमेटिक एंटी रिसेप्टर को डेवलप करने के लिए। और ये जो सेल बनता है उसके बाद उसको क्या बोलते हैं, कार टी सेल। और ये कार टी सेल को फिर लेबोरेटरी के अंदर रखा जाता है, और मिलियंस ऑफ कार्टी सेल्स क्रिएट किए जाते हैं, और ये मिलियंस ऑफ कार्टी सेल्स को वापस बॉडी में डाला जाता है। और ये जो मिलियंस ऑफ कार्टी सेल्स है उसको बॉडी में डाला जाता है, और ये जो बॉडी में डाल के ये जो कार्टी सेल्स है वो क्या करते हैं, कैंसर के सेल्स को मार देते हैं, बराबर ना। तो ये पूरा प्रोसीजर है कार्टी सेल थेरापी के अंदर, बराबर ना। टी सेल को कार्टी सेल बनाया जाता है, कार्टी सेल को बॉडी में डाला जाता है, और ये कार्टी सेल कैंसर सेल को किल कर लेता है, सिंपल, बराबर ना। ओके। तो ये कार्टी सेल थेरापी पहली बार इंडिजिनियसली डेवलप की गई है इंडिया के अंदर कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, बराबर ना। ओके। और इस थेरेपी को किसके द्वारा डेवलप किया गया है, आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर के द्वारा डेवलप किया गया है, और एक जीन बेस्ड थेरेपी है जो डिफरेंट टाइप ऑफ कैंसर को क्योर करने में मदद करेगी फ्रेंड्स, बराबर ना। तो कार्टी सेल थेरेपी क्या होता है, टी सेल क्या होता है, वो आपको समझ में आया होगा। और ये इंडिया का पहला होम ग्रोन कार्टी सेल थेरापी है कैंसर को ट्रीट करने के लिए। किसके द्वारा डेवलप किया गया है, आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर के द्वारा, बराबर ना। ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा। आज की तमाम न्यूज़ में आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।